नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया है 8 अक्टूबर 1997। जिला है बाराबंकी, थाना है हैदरगढ़। हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है रामनगर। वहां के श्री सूर्य प्रसाद त्रिवेदी थाने पर पहुंचे। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी था। इंस्पेक्टर हैदरगढ़ थाने पर मौजूद थे। वहां और बहुत ढेर सारे फरियादी आए हुए थे। पूरे परिवार को देखकर इंस्पेक्टर हैदरगढ़ ने इनको बुलाया, सूर्य प्रसाद त्रिवेदी को। ये पूरे परिवार सहित नजदीक आ गए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? सूर्य प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि साहब, आप अपना सब काम निपटा लीजिए, हम लोग सबसे बाद में बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर ने उनको झिड़का कि जब सबसे बाद में बात करना चाह रहे हो तो जाके चबूतरे पर बैठो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। सवेरे सवेरे मुंह लटका के खड़े हो जाते हो, पूरा दिन खराब हो जाता है। जाइए बैठिए वहाँ पर, मैं जैसे ही खाली होऊंगा सब निपटा लूँगा, वैसे ही बुला लूँगा। तकरीबन एक घंटे चबूतरे पर परिवार के साथ बैठने के बाद इंस्पेक्टर ने इशारा किया कि आप लोग आ जाइए। आते ही उनको फिर डपटा, ऐसी कौन सी बात है कि तुम सबके सामने नहीं करना चाहते हो? क्या ऐसा हो गया तुम्हारे साथ? फौरन सूर्य प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि साहब, मेरी 15 साल की एक बेटी है जो 3 दिन से गायब है। इंस्पेक्टर ने कहा, जाकर रिश्तेदारी में ढूंढो, किसी के साथ भाग गई होगी। 2 घंटे से समय खराब कर रहे हो इसी बात को बताने के लिए। जैसे ही इंस्पेक्टर की यह बात सुनी, सूर्य प्रसाद त्रिवेदी और उनकी पत्नी रोने लगी। इंस्पेक्टर ने फिर झड़का, ये रोने धोने का नाटक बंद करिए, जाइए ढूंढिए, अब यहाँ क्या खड़े हैं। सूर्य प्रसाद ने कहा कि साहब, मेरी सिर्फ 10 मिनट पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। सूर्य प्रसाद त्रिवेदी ने कहा कि मेरी लड़की सरकारी स्कूल जो गांव का है, प्राथमिक विद्यालय दयालगंज, उसमें कक्षा 5 की छात्रा है। उम्र कोई 14-15 साल है। 1 से 4 तक वो अच्छे नंबरों से पास होती रही, लेकिन कक्षा 5 में वो 2 साल से फेल हो रही है। जब वो इस साल भी पास नहीं हुई तो मैं, चूंकि गांव के ठीक सामने ही है, मेरे घर से वो दिखाई भी पड़ता है, बहुत दूर नहीं है, मैं वहाँ पर उनके जो प्रधान अध्यापक जो टीचर थे उनसे मिलने गया। वैसे तो स्कूल में 2 टीचर हैं, लेकिन एक टीचर उसमें सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं, उन्होंने कभी बच्चों की क्लास नहीं ली। और जो हेडमास्टर हैं वही अकेले टीचर हैं, वही क्लास लेते हैं, वही फेल पास करते हैं। मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि सर, सभी जब माँ साहब, जब सभी बच्चे पास हो रहे हैं तो अकेली हमारी लड़की ही, इसको क्यों आप फेल कर देते हैं? इसको भी पास कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं, हमें इसे पढ़ा के नौकरी नहीं करानी है। अब इसके साथ के सब बच्चे हैदरगढ़ के इंटर कॉलेज में सब एडमिशन लोगों ने ले लिया, कोई 6 में पहुंच गया, कोई 7 में पहुंच गया, ये अभी यहीं पर है। आप जानते हैं आजकल शादी ब्याह में लड़के वाले सिर्फ यही पूछते हैं, लड़की कितने तक पढ़ी है, सिर्फ बताने के लिए कि हाँ साहब हाई स्कूल पास है या 9वीं पास है। मैं इसके लिए पढ़ा रहा हूँ, आप अगर पास कर देंगे तो आपकी कृपा होगी। माँ साहब फौरन अपने पर आ गए और उन्होंने कहा कि बहुत कमज़ोर है। अब ऐसा करना कि स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं इसको 1 घंटे आधे घंटे रोक के अलग से पढ़ा दूंगा। अलग से पढ़ा दूंगा तो इसकी कमज़ोरी पता लग जाएगी और फिर ये इस साल ज़रूर पास हो जाएगी। इस बात से संतुष्ट होकर जो वादी मुकदमा थे, जो शिकायतकर्ता थे सूर्य प्रसाद त्रिवेदी, ये बात सुनकर वो वापस घर चले गए।
फिर रोज स्कूल ख़त्म होने के बाद लड़की रुक जाती थी और माँ साहब उसको हेडमास्टर साहब उसको पढ़ाते थे। इसके बाद वो चुप हो गए तो सूर्य प्रसाद जी की पत्नी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, साहब एक दिन हमारी पड़ोसी, ठीक पड़ोसी महिला है, दिन में हम लोग जब बैठ के बात करते हैं तो उसने हमसे कहा कि भाई ये माँ साहब, ये तुम्हारी लड़की स्कूल ख़त्म होने के बाद घंटों क्यों स्कूल में रुकी रहती है। मैंने बताया कि 2 साल पास नहीं हो पाई है। ये यानी मेरे पति गए थे और माँ साहब से बात की तो माँ साहब ने कहा मैं इसको थोड़ा अलग से पढ़ा दूंगा जिससे ये इस साल पास हो जाए। उस महिला ने कहा कि वो तो ठीक है, वो 1 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़ाएं, लेकिन ये अपना कमरा बंद करके क्या पढ़ाते हैं। तुमको शायद पता नहीं है, पूरा गांव ये कह रहा है ये माँ साहब कौन सी पढ़ाई कमरा बंद करके छोटे बच्ची को कराते हैं। सूर्य प्रसाद त्रिवेदी जी की पत्नी ने कहा कि मैं चुप हो गई। मैं अपने पति के आने का इंतज़ार करती रही। मेरे पति आए, मैंने उनको बताया कि इस तरह की बात है, गांव में भी लोग कह रहे हैं और हमारी पड़ोसी फलां ने ये बताया है कि वो कमरा बंद करके पढ़ाते हैं। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, कल मैं देखूंगा इसको, अगर ये बात सही है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं मुझे पता नहीं। गांव का आदमी जिस तरह से इनोसेंट होता है, जो उसकी समझ में आया। अगले दिन वो स्कूल जब ख़त्म हो गया उस पीरियड में गया, देखा जो प्रधान अध्यापक, प्राइमरी स्कूल के जो प्रधान अध्यापक का एक छोटा कक्ष होता है वो भीतर से बंद था। त्रिवेदी जी ने जोर से आवाज लगाई और दरवाजे को खटखटाया। प्रिंसिपल, जिनका नाम राम गुलाम था, वो बच्ची के साथ बाहर निकले और आते ही, बाहर निकलते ही, दरवाजा खोलते ही बरस पड़े सूर्य प्रसाद त्रिवेदी पे कि एक तो आके गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब पास करा दीजिए, साहब पढ़ा दीजिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ड्रामा कर रहे हो, दरवाज़ा पीट रहे हो। दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत थी। सूर्य प्रसाद बताते हैं कि मैं एकदम से घबरा गया, अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैंने पूछा कि वो कुछ पढ़ाई भी कराते हैं, क्या बात है, क्यों वो कमरा बंद कर लेते हैं। तो उसने कहा नहीं, माँ साहब बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, इस साल मैं बिल्कुल पास हो जाऊंगी। सूर्य प्रसाद बताते हैं कि लेकिन मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। दुनिया साहब मैंने भी देखी है। मैंने कह दिया कि आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम घर पर ही पढ़ाई करोगी। और अगले दिन मैंने अपने बेटे को भेज के उसका नाम स्कूल से कटवा दिया। स्कूल से नाम कटवाने के बाद भी चूंकि स्कूल कब छूटता है, कब बच्चे बाहर निकलते हैं, कब पढ़ाई शुरू होती है, मेरे घर से दिखाई देता है। मेरी पत्नी ने बताया कि कभी कभी ये भाग के अब भी स्कूल चली जाती है, जबकि इसका नाम वहां से काट दिया गया है। उसको बुलाकर फिर डांटा कि अब तुम कतई स्कूल नहीं जाओगी। फिर उन्होंने बताया कि साहब मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि जिस दिन से मेरी लड़की गायब है उसी दिन से वो मास्टर साहब राम गुलाम भी गायब हैं। उसने कहा कि साहब दिक्कत हमारे साथ ये है कि मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब दूसरी जाति के हैं और हम दूसरी जाति के हैं। दूसरा, मास्टर साहब 56-57 साल के हैं और मेरी लड़की 14-15 साल की। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव हमें जीने नहीं देगा। हम लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। अलग से हम सिर्फ इसलिए कहने आए हैं कि साहब हमारी लड़की को ढूंढ दीजिए, उसको, वो जिसके साथ भागी है उसके चंगुल से मुक्त करा दीजिए, लेकिन इसका हल्ला ना हो। जैसे ही हल्ला होगा लोग पूछना शुरू कर देंगे और हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने पूरी बात ध्यान से सुनी और वो बात समझ गया। 2 अलग अलग जातियों के, उम्र के बहुत डिफरेंस के, लड़की बहुत छोटी और साथ में भाग जाना।
समझ गया कि अगर जरा सा भी इसमें ऊंच नीच हुई तो कानून व्यवस्था की बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। उसने मुंशी को बुलाया और कहा कि त्रिवेदी जी से फौरन एक तहरीर लिखिए और इनको घर जाने दीजिए। तहरीर लेके मेरे पास आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। मुंशी की मदद से सूर्य प्रसाद द्विवेदी जी ने एक तहरीर लिखी। तहरीर में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि प्राथमिक विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाध्यापक हैं राम गुलाम, वो मेरी बेटी 15 वर्षीय बेटी को उन्होंने अपहरित कर लिया है, उन्होंने अपहरण कर लिया है। ये कह के मुंशी ने उनसे कहा कि अब आप जाइए, बाकी काम इंस्पेक्टर साहब देख लेंगे। सूर्य प्रसाद अपने घर लौट गए। इंस्पेक्टर ने तहरीर देखी और ये कहा कि फौरन मुकदमा लिख दो। जो कुछ लिखा हुआ है उससे 363, 366 आईपीसी का अपराध बनता है, वो लिख दीजिए। इसमें कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। जब सूर्य प्रसाद को यह पता लगा कि ये तो इन्होंने मुकदमा लिख दिया है, जब मुकदमा लिख दिया है तो भी सबको पता लग जाएगा और फिर जिस बात का मुझे डर है वही होगा, वो भागकर फिर इंस्पेक्टर के पास गए। बहुत रोए और गिड़गिड़ाए कि साहब, मैंने ये कहा था कि आप कैसे भी, पुलिस है, कुछ भी कर सकती है, आप जोर दबाव डाल के मेरी बच्ची वापस करा दीजिए। आपने मुकदमा लिख दिया, अभी जैसे ही गांव को पता लगेगा मुझे हर हाल में गांव छोड़ना पड़ेगा, मैं जी नहीं पाऊंगा गांव के भीतर। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा कि ये आपकी परेशानी नहीं है, मेरी परेशानी है, आप जाइए। कोई भी पुलिस वाला आपके गांव में या आपसे पूछताछ करने नहीं जाएगा। उन्हीं के सामने उन्होंने मुंशी दीवान को कार्यालय से, थाना कार्यालय से बुलाया और कहा कि तुम लोग ये इंश्योर करोगे कि इस एफआईआर का पता किसी भी पत्रकार या पब्लिक के किसी आदमी को नहीं लगेगा। और उन्होंने तुरंत थाने के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सब इंस्पेक्टर एसएन सिंह के, सबसे संजीदा सब इंस्पेक्टर था एसएन सिंह को बुलाकर वो तहरीर दी और कहा कि इसकी विवेचना आप करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, बच्ची बहुत छोटी है, आदमी बहुत बड़ा है, दोनों अलग अलग जाति के हैं, जरा से भी बात इधर से उधर हुई कि हम लोग कानून व्यवस्था की नई समस्या में पड़ जाएंगे। एसएन सिंह ने कहा, साहब आप बेफिक्र रहिए, किसी को पता नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कोई हल्ला न हो, मास्टर गिरफ्तार हो जाए और बच्ची लाके इनके सुपुर्द कर दी जाए। एसएन सिंह ने हामी भरी और वहां से चले गए। इसी बीच में गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। एक आध लोगों ने पूछना शुरू किया। सूर्य प्रसाद जी की पूरी फैमिली ने यह बताया कि उसको बुआ के यहाँ भेजा है, बुआ की बहू को बच्चा होने वाला है, इसलिए देखभाल के लिए उसे भेजा गया है। जैसे ही वो बच्चा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिटिया को हम वापस बुला लेंगे। धीरे धीरे 2 महीने हो गए एफआईआर कराए हुए भी। सूर्य प्रसाद और उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। इन 2 महीनों में सूर्य प्रसाद अपनी सारी नज़दीक की और दूर की रिश्तेदारियों में हो आए। जिक्र सब जगह करना नहीं था, बहुत नज़दीक की रिश्तेदारियों में उन्होंने जिक्र भी किया और ये रिक्वेस्ट भी की कि किसी से ये बात बताना नहीं। दूर की रिश्तेदारियों में बस गए और घूम टहल के चले आए कि अगर आई होगी तो लोग बताएंगे कि तुम्हारी लड़की हमारे यहाँ आई हुई है। सब इंस्पेक्टर एसएन सिंह भी पता करते करते उन्होंने राम गुलाम का पता कर लिया, कॉलेज रिकॉर्ड में मिल गया। गांव में गए, वहां उन्होंने किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं किया। गांव में गांव के प्रधान से और बाकी लोगों से कि साहब एक जांच है, उनका बयान लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो आ जाएं तो उनको थाने पर भेज दीजिएगा। प्रधान ने पूछा भी भाई कैसी जांच है, तो उन्होंने कहा साहब वहाँ के ग्राम प्रधान ने कोई शिकायत दर्ज कराई है, कोई ऐसी बात नहीं है। और कहीं पर यह बताया कि डीआईओस के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के यहाँ से एक शिकायती प्रार्थना पत्र आया है कि स्कूल की मरम्मत के लिए जो पैसा दिया गया था उसको सही तरीके से खर्च नहीं किया गया या सब खर्च कर दिया गया, कोई मरम्मत नहीं कराई गई। लेकिन
और ये भी कहा कि जब कभी आ जाएं, मिलें या कोई कांटेक्ट हो तो उनसे कहिए थाने पर आकर अपना बयान लिखवा देंगे, मैं उनका इंतज़ार करूंगा। इतने सारे बहाने के बाद भी वो 2 महीने से ज़्यादा हो गया वो थाने पर ना आया, न थाने पर किसी से कांटेक्ट किया। बल्कि सब इंस्पेक्टर ने जो बहाना बताया था बुलाने का, वही चारों तरफ हल्ला हो गया, स्कूल वाले गांव में भी और उनके अपने भी गांव में, कि माँ साहब ने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए वो फरार हो गए हैं। स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, घर भी नहीं आ रहे हैं। लगभग 2.5 महीने बीतने के बाद 2 जनवरी 1998 को एसएन सिंह किसी मर्डर के मौके पर विवेचना के सिलसिले में एक सिपाही के साथ जा रहे थे। जैसे ही वो लिल्हौरा माइनर के पास पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा कि जो लिल्हौरा माइनर की जो पुलिया है उसके पास एक बहुत बड़ा सा आम का दरख्त है, आम का पेड़ है। उसके नीचे एक बुजुर्ग आदमी और एक 14-15 साल की लड़की बैठी हुई है। लेकिन मोटरसाइकिल जैसे ही नज़दीक पहुंची, वो बुजुर्ग आदमी अचानक गायब हो गया, वो लड़की बची। इंस्पेक्टर के दिमाग में, एसएन सिंह के दिमाग में ये चल रहा था कि हम जिस मर्डर की सूचना पर मौके पर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसी से संबंधित कोई मुलजिम हो और पुलिस को देख के भागा हो। उन्होंने माइनर की पुलिया के पास गाड़ी को रोकी, लड़की जो खड़ी थी उसको हाथ दे के इशारा करके बुलाया, वो भागती हुई आ गई। एसएन सिंह ने पूछा कि तुम्हारे साथ एक आदमी जो बैठा हुआ था वो कहाँ गया? लड़की ने इशारे से बताया कि वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। सिपाही उधर दौड़ा, सिपाही को देखते ही वो बहुत तेजी से भागा। सिपाही ने दौड़ा के उसको पटक लिया, पकड़ लिया। लड़की से उसका नाम पता पूछा गया, उसने सही सही अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, सब कुछ बता दिया। और उसने ये भी बताया कि ये जो पकड़े गए हैं ये वहीं हमारे गांव के स्कूल में हेडमास्टर हैं, इनका नाम राम गुलाम माँ साहब है। एसएन सिंह इन्हीं की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने हैंड हेल्ड मोबाइल सेट से, जो हाथ वाला वायरलेस सेट होता है, उससे थाने को सूचना दी कि थाने वाली गाड़ी तुरंत लिल्हौरा पुलिया पर भेज दिया जाए। गाड़ी आ गई, गाड़ी पर वो लड़की और माँ साहब दोनों पुलिस के साथ बिठा के थाने के लिए रवाना कर दिए गए। थाने पर इंस्पेक्टर मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने जाते ही नाम पता पूछा। जैसे ही वो जान गए कि अरे ये तो वो मास्टर है और ये वो लड़की है, उनका एकदम उनका दिमाग 7वें आसमान पे, उनका पारा बहुत हाई हो गया। उसको हाथ से पकड़ा, घसीटते हुए थाने के पीछे वाले बैरक पर ले गए। और फिर वहाँ पर वो चिल्लाता रहा, सही बात बताता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने श्रेणीबद्ध पूछताछ कर डाली। उसको वहीं छोड़कर सिपाहियों की सुपुर्दगी में लौटे कि भाई लड़की से भी पूछना है, हमने तो श्रेणीबद्ध पूछताछ कर ली, पता तो लगे गलती किसकी है। आए, महिला कांस्टेबल्स को बुलाया गया और ये कहा गया कि लड़की से पूछताछ की जाए। महिला कांस्टेबल्स ने उससे पूछताछ की। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने बताना शुरू किया। महिला कांस्टेबल्स ने कंसोल किया, पानी पिलाया और कहा तुम बिल्कुल फ्री होकर, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम पूरी तरह से सही सही बात बताओ। लड़की ने बताया कि साहब मेरे स्कूल में, मेरे जो गांव है, गांव से जहां मेरा घर है उससे ठीक सामने थोड़ी दूर पे ये स्कूल दिखाई देता है। हम लोगों को ना आने जाने में दिक्कत है, ना कोई ऐसी अदरवाइज़ कोई दिक्कत है पढ़ने में। गरीब बच्चे सब वहीं पढ़ते हैं, बाकी जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। उसने कहा कि हमारे यहाँ 2 मास्टर हैं, सिर्फ ये हेड मास्टर साहब ये जो पकड़े गए हैं ये सिर्फ आते हैं, दूसरे वाले कभी महीने में एक आध बार शायद तनख्वाह लेने या अटेंडेंस बनाने आते होंगे। स्कूल 1 से 5 तक का है, प्राइमरी विद्यालय जो सरकारी होते हैं, जो गांव में या शहर में सब जगह होते हैं। हर क्लास में
चाहे कक्षा 1 में हो और चाहे कक्षा 5 में हो, जो भी लड़की देखने में थोड़ी बड़ी होती थी, उसको ये क्लास में घुसते ही बहुत डांटता था, फटकारता था और कभी-कभी छड़ी से मारता भी था। जब वो रोने लगती थीं, तो उनको अपने पास क्लास में ही जिस कुर्सी पर बैठा हुआ मेज सामने लगी है, अपने पास बुला लेता था, सांत्वना देने के लिए। और फिर सांत्वना देने के बहाने वो जो बैड टच और गुड टच में बैड टच की जो परिभाषाएं हैं, वो सारी परिभाषाओं का वो पालन करता था। बैड टच उस बच्ची के साथ जिसको वो सांत्वना देने के लिए बुलाता था। जब मैं क्लास 3 में थी, तभी ये ट्रांसफर होकर हमारे स्कूल आया था और शुरुआत में ही उसने मुझे टारगेट कर दिया। डांटना, फटकारना, हाथ फैला के हथेली पे स्केल से मारना, और जब मैं रोने लगती थी तो फिर मुझे अपने पास बुला लेता था और नज़दीक कर लेता था और बैड टच की संज्ञा वाली सारी हरकतें करता था। और उसने कहा मैं अकेली नहीं थी, हर क्लास में 15-15, 20-20 बच्चे हुआ करते हैं, 6-7 लड़कियां, बाकी लड़के हुआ करते हैं। ये हर क्लास में 2-3 इस तरह की लड़कियां जो थोड़ी सी बड़ी लगती थी देखने में, उनके साथ यही करता था। जब मैं 5 में आई तो मुझे लगा कि अब इस साल मैं पास होकर चली जाऊंगी, इससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन सारे बच्चे पास हो गए, मैं फेल हो गई। मैं बहुत परेशान हुई, मैं भाग के इसके कक्ष में गई। जाते ही ये बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि माँ साहब सब पास हो गए, आखिर मुझे क्यों फेल कर दिया, क्या कमी थी, हर साल तो मैं पास हो जाती हूँ। तो ये बोला कि अगर पास कर दूंगा तो तुम यहां से चली जाओगी दूसरे स्कूल में, कक्षा 6 में। मैं क्या करूंगा? तो जब तक मैं स्कूल में हूं तुम कक्षा 5 में ही रहोगी, तुमको जाने नहीं दूंगा। फिर कहा कि तुम मुझसे मिलने मेरे कक्ष में ही, या मेरे जो ये प्रिंसिपल का रूम है इसी में आया करो, तब मैं तुमको क्लास में न डांटूंगा, न मारूंगा, न तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा। फिर ये लगभग रोज मुझे अपने कक्ष में बुलाने लगे और बहुत ही गंदी गंदी हरकतें मेरे साथ करने लगे। जब मैं विरोध करती थी तो मुझे चुप होने के लिए कहते थे। फिर धीरे धीरे हर दिन ये कभी टॉफ़ी, कभी चॉकलेट, कभी कुछ कपड़े, कभी कुछ ले आया करते थे और वो हमें दे दिया करते थे। जब मेरे पिताजी ने भाई को भेजकर मेरा नाम कटवा दिया तो एक दिन इन्होंने मुझे बुलाया, स्कूल के पीछे ले गए और कहा कि हमें लगता है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे घर वालों को शक हो गया है और अब ये लोग नज़र रखेंगे। तुमसे मिलने में मुझे बहुत दिक्कत होगी। अब मैं तो कहूँगा तुम मेरे साथ भाग चलो, तुमको हम यहाँ से बम्बई ले चलेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, अगर तुमको फिल्मों में काम मिल गया तो तुम्हारा बड़ा नाम होगा, नहीं तो इसी गांव में पड़े पड़े सड़ जाओगी। उसने मुझे 4 अक्टूबर को सड़क पर एक जगह बता दी कि वहां पर चली आना, टाइम बता दिया। मेरे दिमाग में बंबई घूमने लगा। मैं वहां सड़क पर उस स्थान पर पहुंच गई। वहां पर पहले से एक मोटरसाइकिल वाला खड़ा हुआ था। तब तक ये भी पीछे से आ गया। मोटरसाइकिल पर मुझे बीच में बिठाया, ये पीछे बैठ गया। मोटरसाइकिल चलाने वाले मुझे सीधे वहां से लखनऊ ले गए। लखनऊ में एक जगह है चौपटिया, वहां अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मुझे ले गया और कहा कि तुम यहीं व्यवस्थित रहो। कुछ कपड़े वपड़े भी ले आया और रात में वो किसी होटल से बाहर से खाना पैक करके ले आया। साथ में एक सिंदूर की पुड़िया और एक भगवान जी की फोटो भी लाया। मैं समझ नहीं पाई।
पहले हमको खाना खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद फिर वो भगवान जी की फ़ोटो दीवार के सहारे रख कर और हमको वहीं ज़मीन पर बिठाया, खुद भी बैठ गया और पुड़िया में से वो सिंदूर निकाल कर मेरी मांग में भर दिया। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ी शादी होती है, बिना बारात के कौन सी शादी है? उसने कहा, नहीं, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो, भगवान जी के सामने मैंने तुमसे शादी कर ली है। फिर उसने बताया कि फिर पूरी रात उसने मेरे साथ कुकर्म किया, मेरे साथ बलात्कार किया। मैं चिल्लाती रही लेकिन वो नहीं माना। 4-5 दिन तक ऐसे ही रहा। फिर मुझे कपड़ों की और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। मैंने इससे कहा, उसने कहा ठीक है, कल हम लोग नक्खास, कल संडे है, कल हम लोग नक्खास की मार्केट में चलेंगे। सवेरे में मार्केट जाने के लिए नहा धो के तैयार हुई तो मैंने उस पुड़िया में जो सिंदूर बचा हुआ था वो सिंदूर लगा लिया। इसने जैसे ही मेरे माथे में, मेरी मांग में सिंदूर देखा, ये चिल्लाने लगा, बिगड़ गया। उसने कहा, ये दुनिया के लिए सिंदूर नहीं है, दुनिया के लिए सिंदूर तब लगाओ जब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और खबरदार उसके पहले तुमने कभी सिंदूर लगाया। ये लखनऊ है, हो सकता है हम दोनों को कोई पहचान ले, और अगर किसी ने पहचान लिया तो हमको तुमको दोनों को लोग मार डालेंगे। हम लोगों की जाति अलग अलग है। उसने फिर वहीं खड़े होकर वो सिंदूर धुलवा दिया और मुझे लेकर बाजार गया और वो सामान खरीदा गया। करीब 1 महीने तक ये उसी रिश्तेदार के मकान में रहा और मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। मैं भी थोड़ा परेशान होने लगी तो मैंने कहा कि अब जब शादी हो ही गई है और मैं तुम्हारी पत्नी हुई हूँ तो सिंदूर लगाने में क्या आपत्ति है? मैं सिंदूर लगाने की जिद करने लगी तो उसने कहा, अच्छा चलो हम लोग शादी का कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद तुम सिंदूर लगा लेना। फिर एक दिन अपने साथ एक आदमी लेकर आया। ये बोले, जहाँ जिस ऑफिस में शादी होनी है ये वहीं के कर्मचारी हैं, ये बता रहे हैं कि तुम्हारी उम्र 18 साल नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारी शादी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। मैंने इनको बहुत मिन्नत की है, मैं इनको यहाँ ले आया हूँ, तब इन्होंने कहा है कि ठीक है 18 साल का सर्टिफिकेट मैं बनवा दूंगा। यहाँ बहुत से लोग इस तरह का सर्टिफिकेट बनाते हैं और जब तक ये 18 साल वाला सर्टिफिकेट नहीं बनता हमारी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इतना कह के वो खाना लेने के लिए घर से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही वो व्यक्ति जो आया था उसने मेरे साथ दुराचार करने का प्रयास किया। मैंने विरोध किया तो उसने कहा ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। मैं उसका अत्याचार सहन करती रही। ये करीब 1.5-2 घंटे बाद खाना लेकर आया। मैं रो रही थी। ये कुछ नहीं बोला, खाना खिलाया और उस आदमी को वहाँ से जाने दिया। मैंने इससे कहा कि मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती और ज़बरदस्ती रोकोगे मैं चिल्लाऊंगी। फिर इसने कहा, नहीं, कल हम लोग कानपुर चलेंगे, मैंने सारी बात कर ली है, कानपुर में ये कोर्ट मैरिज हो जाएगी। मेरे एक रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे बात कर ली है। ये सुबह मुझे कानपुर लेकर गया, एक वहाँ बहुत छोटे से होटल में मुझे रोक दिया। 3-4 दिन वहाँ रुकने के बाद एक वहाँ पर फिर आदमी लेकर आया और उसने कहा कि ये वकील हैं और यही शादी कराएंगे, यही कोर्ट मैरिज कराएंगे। फिर वो मुझको उनके साथ छोड़कर कहीं चला गया और उस व्यक्ति ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया। ये सिलसिला चलता रहा। कभी कोई कोर्ट मैरिज वाला अधिकारी आता था, कर्मचारी आता था, जो इसको बता दे मैं किसी को जानती नहीं थी। एक दिन मैंने अपना कपड़ा सामान सब समेटा, मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ। फिर ये पीछे पीछे आया, उसने कहा कि वो यहाँ नहीं हो पाएगा, वो इनको पता लग गया, उनको झूठी सच्ची कोई कहानी बता दी। अब ये लखनऊ में ही होगा, जिनके यहाँ हम रुके थे उन्होंने सब इंतज़ाम कर दिया है। ये मुझको लेकर वहाँ से निकला और टेम्पो स्टैंड पर आया। तभी मेरी निगाह एक पुलिस वाले पर पड़ी। मैंने इससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, 1 बोतल पानी ले आओ। ये जैसे ही वो पानी लाने के लिए उधर मुड़ा
मैं भाग के पुलिस वाले के पास पहुंच गई। पता नहीं इसने कहाँ से देख लिया, ये पीछे पीछे आ गया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और उससे दूर कर दिया मुझे। पुलिस वाले ने डांटा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, साहब मेरी लड़की है, ये पागल हो गई है, इसका इलाज कराने में कानपुर ले आया हूँ। उसने पूछा, तुम क्या करते हो? उनका, साहब मैं टीचर हूँ। टीचर सुनते ही उस सिपाही ने, उस कांस्टेबल ने, उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है आप जाइए, बच्ची को लेकर जाइए, इलाज कराइए। ये वहाँ से भाग के बोला कि मैं लखनऊ नहीं चलूँगा। मुझे रास्ते भर प्रताड़ित करता रहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी पुलिस के पास जाने की। मुझे सुल्तानपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गांव में ले आया। तो मैंने कहा, गांव में क्यों ले आए? उसने कहा, यहाँ तुमको देखने के लिए भी पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। जो तुम कूद के पुलिस वालों के पास जा रही थी, मैं देखता हूँ कैसे पुलिस वाले कैसे मिलते हैं और तुम कैसे मेरी शिकायत करती हो। और बार बार यही कहता रहा कि अगर किसी से कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए उस दिन जैसे ही वो पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल पर एसेंसिंग के लिए कह रही थी, उन्होंने हल्का सा इशारा करके बुलाया, मैं फौरन भाग के चली आई कि ये डर के छिप गया है और सामने आएगा नहीं, मैं पूरी बात अपनी पुलिस वाले को बता दूंगी। इतना सब सुनकर जो महिला पुलिसकर्मी उसकी बात सुन रही थी, वो आग बबूला हो गई। वहां से भागी सीधे बैरक की तरफ जहां राम गुलाम रखा गया था। उसको घसीट कर ले आई और उसके साथ भी वही शुरू किया जो इंस्पेक्टर साहब कर गए थे। पीछे पीछे इंस्पेक्टर भी भाग के आए। बड़ी मुश्किल से राम गुलाम को उनसे छुड़वाया, हवालात में बंद किया, चाबी उसकी अपने पास रख ली कि उन्हीं के थाने की महिला कर्मी हैं, थाना कार्यालय में चाबी अगर दे दी तो ये उनसे मांग लेंगे। और फिर मैंने देख ही लिया है कि उसमें कितना दम है, अगर ये सब एक साथ टूट पड़ी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। जब वो हवालात में डाल दिया तो ये बार बार कहती रही महिला कर्मी कि साहब हमें भी कुछ इसकी पूजा कर लेने दीजिए, खून खौल रहा है हम लोगों का। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसको अदालत में पेश करने के लिए हवालात से निकालकर गाड़ी में रखा जाने लगा, महिला कांस्टेबल सब कहीं न कहीं से देख रही थी, इसी मौके की तलाश में थी। इंस्पेक्टर से राम गुलाम को छीन लिया। 8-10 महिला कांस्टेबल्स थी और उन्होंने वहीं पर थाना कार्यालय के पास ही उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। इंस्पेक्टर भी उनको छुड़ा नहीं पाए अपनी महिला पुलिसकर्मियों से। जब वो एकदम बेदम हो गया, चलने फिरने लायक नहीं रहा, तब बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर और तमाम पुरुष कांस्टेबल्स मिलकर उसको गाड़ी में रख पाए ताकि उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। राम गुलाम को जेल भेजा गया। ट्रायल हुआ। लड़की के परिवार ने लड़की को कोर्ट में अपीयर नहीं होने दिया। तब तक लड़की की शादी भी कर दी थी, वो नहीं आई और लड़की के पिता यानी वादी मुकदमा होस्टाइल हो गए। लेकिन कोर्ट रिजिड थी। सारे पुलिस वालों के बयान हुए, आईओ के बयान हुए, मौके पर जो जिसने गिरफ्तारी देखी थी उनके बयान हुए, उस मकान में जहां ये रोका गया था उसके बयान हुए, उस होटल जिसके कमरे में जाकर ये रुका था वहाँ के बयान हुए। इन सारे बयानात सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के साथ कंप्लेनेंट के होस्टाइल होने के बावजूद भी 7 साल की सज़ा अदालत ने सुनाई। और मेरी जानकारी के हिसाब से इस सज़ा के बाद अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। बाराबंकी के बहुत ढेर सारे श्रोता हैं, जरा सा भी गांव वालों से पता करेंगे तो लोग बता देंगे। आप अपडेट करिएगा, अच्छा लगेगा, जैसे बाकी सारे केसेस में आपने अपडेट किया है। आज की घटना, एक कामांध शिक्षक ने बहुत छोटी और नाबालिग अपनी छात्रा के साथ जो किया
वह अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, क्योंकि अध्यापक का समाज में सबसे ऊंचा दर्जा होता है। पर राम गुलाम ने सबसे नीची और गंदी हरकत की। गरीब बच्चे, गरीबों में भी गरीब बच्चे ही सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ने जाते हैं। उस समय जबकि ये घटना है, सरकारी स्कूलों में इक्का दुक्का शायद कहीं देखने को आपको महिला टीचर्स मिल जाएं। अगर महिला टीचर्स प्राइमरी में अपॉइंट भी होती हैं तो कोशिश करती हैं कि शहर के सरकारी स्कूलों में उनकी पोस्टिंग हो जाए। सुदूर गांव में तो सवाल ही नहीं है कि कोई महिला शिक्षक वहां पर मिले। 2 ही शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा होते थे, एक ही उसमें वहाँ पर रहता था। अगर पास के गांव का हुआ तो रेगुलर आता था, और अगर कहीं बहुत दूर गांव का हुआ तो वो भी हफ्ते में एक ही दिन आता था। ऐसी अब तो खैर बहुत सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी ठीक हो गई है। बच्चे मिड डे मील के चक्कर में आते हैं। आपको सभी सरकारी स्कूलों में 2-1 को छोड़ के महिला शिक्षक भी मिलेंगे जो बच्चियों की देखभाल और बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी रखती हैं। और टीचर भी अब शिक्षा मित्र जब से आ गए, 3 से 4 टीचर एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में आपको मिल जाएंगे। वो जो मोनोपोली थी एक ही आदमी की, जो एक ही आदमी का, वो सब आज की तारीख में ये ख़त्म हो गया है। लेकिन रहते सब पुरुष शिक्षक ही थे, खासकर देहात के प्राइमरी स्कूलों में। क्या पता कि गांव में आज भी प्राइमरी स्कूलों में यदा कदा ये सब हो रहा हो। बच्चियां छोटी, इसी तरह के कामांध पागल शिक्षक बच्चियों के साथ छोटी मोटी जो हरकतें, गंदी हरकतें होती हैं, वो कर रहे हों। क्योंकि FIR लिखाते समय, बातचीत करते समय बच्ची के पिता ने ये बताया था कि वो कभी कभी मेरे घर भी आ जाते थे, क्योंकि सामने घर था, आ जाते थे। और हम लोगों ने कभी सपने में भी विचार भी नहीं आया था कि ये आदमी इतनी गंदी हरकत कर सकता है। एक तो उम्र 56-57 साल, दूसरे टीचर, इसलिए कभी हम लोगों के सपने में भी नहीं आया कि ये इस तरह की गंदी हरकत कर सकता है। हम लोग सब पूरा परिवार मिलके उसका सम्मान करते थे, चाय बनाते थे, नाश्ता बनाते थे कि माँ साहब घर पे आए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गैर मर्द वो चाहे जो हो, चाहे जिस उम्र का हो, चाहे जिस रिश्ते का हो, उसको बच्चियों, महिलाओं, घर की जो पर्दे में हैं, उनसे दूर रखा जाना चाहिए। बहुत बार मैं बता चुका हूं, बहुत ढेर सारे इंसिडेंट्स बता चुका हूं। कभी नहीं सोचा होगा बच्ची के परिवार वालों ने कि इस उम्र दराज टीचर की वजह से उनको ये दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपकी बच्चियां स्कूल जाती हैं, आप बिल्कुल स्कूल भेजिए, बेधड़क भेजिए, लेकिन जब वो लौट के आती हैं तो टीचरों के आचरण व्यवहार के बारे में उनसे ज़रूर पूछ लें। जो मेरा तजुर्बा है उसके हिसाब से ट्यूशन टीचर, PT टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, गेम्स टीचर, जिनका कम हफ्ते में 1-2 दिन ही राब्ता होता है इनका, अगर आपकी बच्ची है और ये पुरुष हैं तो बच्चों से ज़रूर जानकारी लीजिए। मेरा ये कहने का आशय बिल्कुल नहीं है कि सारे टीचर ऐसा होते हैं। न मैं ये कह रहा हूँ, न मैं ये कह सकता हूँ कि सारे टीचर्स, मुझे भी किसी टीचर ने ही पढ़ाया है, किसी ने नहीं, बहुत ढेर सारे टीचर्स ने पढ़ाया है। मेरे परिवार की लड़कियों को भी बहुत टीचर्स ने पढ़ाया है, इसलिए मैं ये कभी नहीं कह सकता। लेकिन आज की घटना ने मुझे ऐसा कहने के लिए बाध्य किया है, क्योंकि मेरा दायित्व है कि अपने किस्सा गोई परिवार के सभी बच्चे बच्चियों को सुरक्षित रखने में जो कर सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वो मैं परिवार को ज़रूर बताऊँ। टीचर्स इसको अन्यथा बिल्कुल न लें, और अगर शब्दों में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ। मेरा ये आशय बिल्कुल नहीं है कि सभी टीचर्स ऐसा करते हैं।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। और कल मैं 9 बजे लाइव आऊँगा। कृपा करके सब लोग जिनके पास जो भी सवाल हैं अपने पर, पिछली बार सवाल नहीं पूछे थे लोगों ने, जो भी सवाल हैं वो पूछें। किस्सा गोई में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पूछें। बहुत व्यक्तिगत सवाल कृपा करके न पूछें, आप मेल में भेजें, उसको भी कोशिश करूँगा। ज़्यादातर मेल्स की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं अपने सभी परिवार के लोगों से कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ कल लाइव में, पार्टिसिपेट करें 9 बजे से, और अपने डाउट्स, अपने सवाल ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।